हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है कि हमारे पास नोड जेएस के अंदर ये एक्सप्रेस जेएस की लेक्चर सीरीज चल रही है, तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं हाउ टू रेंडर जेसन एंड एचटीएमएल। भाई प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक्सप्रेस जेएस के अंदर राउटिंग का कॉन्सेप्ट देखा था, तो आज हम एक्सप्रेस जेएस के अंदर बात करेंगे कि अगर हमें रिस्पॉन्स में, ठीक है, जेसन या एचटीएमएल अगर हमें रेंडर करवाना हो, सेंड करवाना हो, तो वो किस तरह से काम करेंगे वो हम आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो भाई ये हमारा आज का जो लेक्चर है वो एक्सप्रेस जेएस का 5th लेक्चर होने वाला है और नोड जेएस का ये हमारे पास 29th लेक्चर होने वाला है। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस एक्सप्रेस जेएस की लेक्चर सीरीज के अंदर मैं लेके आने वाला हूं। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, ये है हमारा आज का लेक्चर रेंडर जेसन एंड एचटीएमएल। भाई देखो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जेसन रिटर्न करवाना और एचटीएमएल पेजेस रिस्पॉन्स में सेंड करवाना, ये वाला काम बहुत ज्यादा किया जाता है जब भी आप नोड जेएस और एक्सप्रेस जेएस के साथ काम करते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक सिनेरियो समझाता हूं, ठीक है, उसके बाद हम आते हैं डायरेक्ट इसके प्रैक्टिकल के ऊपर। ठीक है, तो यहां पे आ जाओ। भाई देखो, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया था, ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे पास क्लाइंट होता है। क्लाइंट मतलब ब्राउजर आप कह सकते हो, जहां से आपका जो यूजर होता है वो रिक्वेस्ट सेंड करता है। किसको रिक्वेस्ट सेंड करता है? आपके सर्वर को। मतलब रिक्वेस्ट आती है क्लाइंट से सर्वर के पास, और वो जो रिक्वेस्ट होती है वो बेसिकली होता क्या है, वो हमारे पास एक यूआरएल होता है जो आप अपने ब्राउजर के अंदर एंटर करते हो। मतलब जैसे आप अपने क्लाइंट ब्राउजर के ऊपर कोई भी यूआरएल लिखते हो, ठीक है, और एंटर करते हो, तो वो जो रिक्वेस्ट है वो कहां जाती है? वो रिक्वेस्ट जाती है आपके सर्वर के पास। और सर्वर क्या करता है? सर्वर आपको फिर कोई ना कोई रिस्पॉन्स सेंड करता है। मतलब जिस क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया था, सर्वर क्या करता है? उसी क्लाइंट को वापस रिस्पॉन्स सेंड करता है। तो भाई देखो, रिक्वेस्ट का तो मैंने आपको बता दिया कि हम कोई यूआरएल हिट करते हैं तो रिक्वेस्ट जाती है क्लाइंट से सर्वर के पास। लेकिन भाई देखो, जब सर्वर रिस्पॉन्स भेजता है ना क्लाइंट को, तो वो रिस्पॉन्स बहुत तरीके का हो सकता है, ठीक है, जिसमें से आज हम डिस्कस करने वाले हैं HTML भी हो सकता है। मतलब HTML का कोई पेज हो सकता है, कोई HTML का कोड हो सकता है, या फिर कोई जेसन डेटा हो सकता है। क्योंकि भाई देखो, अगर किसी ने APIs के साथ पहले काम किया है तो उसको पता होगा कि जब भी हम API वगैरह को हिट करते हैं, उसका URL हिट करते हैं, तो हमें रिस्पॉन्स में कोई ना कोई जेसन डेटा मिलता है। क्योंकि जेसन आज के टाइम पे बहुत ज्यादा लाइट वेट है। जब जेसन नहीं होता था तो वहां पे XML का भी यूज किया जाता था, प्लेन टेक्स्ट का भी यूज किया जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो रिस्पॉन्स में हम HTML या जेसन सेंड करते हैं ना, ठीक है, किसको? क्लाइंट को, वो काम किस तरह से होगा, ये हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। तो भाई यहाँ पे देखो, मैं अपने VS कोड के अंदर आ चुका हूं और यहाँ पे देखो, ये वो कोड आपको नजर आ रहा होगा जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर किया था। क्योंकि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को कवर किया था जिसका नाम था राउटिंग। ठीक है, जिसके अंदर ये देखो, ये मुख्तलिफ हमने राउट्स बनाए थे, ठीक है, और हर राउट हमें क्या कर रहा था? कोई ना कोई स्पेसिफिक रिस्पॉन्स सेंड कर रहा था। और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कोई यूआरएल हिट करते हो, ठीक है, तो उसके साथ आप कोई डेटा भी पास करते हो जो कि रिक्वेस्ट के पैरामीटर में स्टोर होता है, और फिर आप उसको किस तरह से रिसीव करते हो, ठीक है, ये सारा काम मैंने इस राउट के अंदर आपको बताया था। और फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर कोई राउट मैच नहीं होता, ठीक है, मतलब कोई ऐसा यूआरएल यूजर हिट कर रहा है जिससे रिलेटेड कोई भी आपके पास राउट मौजूद नहीं है, तो उस केस में ये जो लास्ट वाला राउट था ये हमने क्रिएट किया था। ठीक है, तो भाई देखो, इसी एप्लीकेशन के अंदर हम आज वाला काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये सारा जो कोड है उसको मैं कमेंट आउट कर रहा हूं। ठीक है, पहले ये वाली जो लाइन है इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और फिर ये सारा का सारा कोड, ठीक है, यहां से लेके यहां तक ये सारा कोड मैं कमेंट आउट कर रहा हूं। ठीक है, और इसको मैं नीचे ले आता हूं और ये जो लाइन है, ठीक है, कौन सी? लिसन वाली, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं यहां पे पेस्ट कर देता हूं और अब मैं इसके बीच में यहां पे सारा काम करता हूं। ठीक है, तो देखो, ये वाला जो कोड है ना, ठीक है, ये मैं यहां से कॉपी करता हूं, ठीक है, और इसको मैं ऊपर लेके आता हूं यहां पे, ठीक है, यहां पेस्ट करते हैं और इसको मैं अब अनकमेंट करता हूं। ठीक है, बाकी ये वाला जो सारा कोड है इसको मैं नीचे ले जाता हूं ताकि स्क्रीन से आउट हो जाए। ये सारा कोड मैंने कमेंट इसलिए किया है क्योंकि मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सको। तो अब यहाँ पे देखो, ये हमारे पास एक राउट आपको नजर आ रहा होगा। ये वाला राउट किसको रेफर कर रहा है? जो हमारा होम पेज होता है, जो लैंडिंग पेज होता है ना, मतलब जब फर्स्ट टाइम आप किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करते हो तो जो राउट आपके पास एग्जीक्यूट होता है वो ये वाला होता है।
तो इसके अंदर मैंने क्या लगाया है, फॉरवर्ड स्लैश लगाया है, ठीक है, जो कि आपके मेन राउट को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन आप चाहो तो इसको हटा भी सकते हो, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ पे एम्प्टी भी छोड़ दो तब भी आपके पास मेन पेज के लिए, होम पेज के लिए ये वाला राउट एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि लास्ट लेक्चर के अंदर राउटिंग के अंदर मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगा लो। तो लगाओ या नहीं लगाओ ये आपकी चॉइस है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये हमारा मेन रूट हो गया ना। तो देखो अभी हमारे पास ये क्या सेंड कर रहा है, ये एक सिंपल सा मैसेज सेंड कर रहा है, हेलो एवेंजर्स, ठीक है। तो अगर यहां तक मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करके दिखाऊं, ठीक है, हम अपना टर्मिनल लेते हैं, यहां से टर्मिनल में जाते हैं, न्यू टर्मिनल, और एक कमांड मैंने आपको बताई थी, ठीक है, ये वाली कमांड नोड, और उसके बाद एक फ्लैग लगाया है हाइफन वॉच, और फिर हमारी फाइल का नाम। इससे क्या होगा कि हमारा सर्वर एग्जीक्यूट होता रहेगा, मतलब हमें दोबारा बार बार ये कमांड रन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम एक दफा इसको रन करेंगे, देखो एंटर करते हैं, ठीक है। तो देखो ये स्टार्ट हो गया हमारे पास। तो अब हम जो भी मॉडिफिकेशन करेंगे हमें जस्ट सेव करना है और ब्राउजर पे जाके रिफ्रेश करना है, ठीक है। तो ब्राउजर पे चलते हैं, ठीक है। देखिए मैं ब्राउजर पे आ गया हूं, यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, लोकल होस्ट, और जो हमने पोर्ट नंबर डिफाइन किया था 3000, एंटर करते हैं। तो ये देखो अभी आपको नजर आ रहा है हेलो एवेंजर्स। तो देखो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब मैं यहाँ पे अगर कोई HTML सेंड करना चाह रहा हूं रिस्पॉन्स में, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो देखो सबसे पहले तो ये जो सिंगल कोट है इसके अंदर, इसको आपने हटाना है, और इसके अंदर आपने बैक टिक्स को ओपन करना है, ठीक है। बैक टिक्स कहां पे आपको मिलेंगे, कीबोर्ड में जो लेफ्ट साइड पे, टोटल लेफ्ट साइड पे जो टैब का बटन होता है उसके ठीक ऊपर, ठीक है, आपको बैक टिक्स का बटन मिलेगा, ठीक है। आप जैसी बैक टिक्स करोगे ये 2 बैक टिक्स आपके पास आ जाएंगे। अब मैं एंटर करता हूं, ठीक है। बैक टिक्स का क्या फायदा है कि इसके अंदर आप स्ट्रिंग भी डाल सकते हो, इसके अंदर आप कोई एक्सप्रेशंस भी डाल सकते हो, वेरिएबल्स भी यूज कर सकते हो, ठीक है, और अलग अलग लाइंस में भी काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो अब बैकटिक्स ओपन करना लाजमी है यहाँ पे, ठीक है, ये याद रखना। तो अब यहाँ पे मैं एक h2 का टैग बनाता हूँ, ठीक है, जिस तरह सिंपल आप कोडिंग करते हो ना HTML की, उसी तरह से देखो मैं यहाँ पे टैग बनाता हूँ, और यहाँ पे मैं कहता हूँ वेलकम टू माई होम पेज, ठीक है। वेलकम टू माई होम पेज मैंने यहाँ पे लिखा, इसको सेव करते हैं और अब चलते हैं अपने ब्राउजर में। यहाँ पे आके इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो अब क्या शो रहा है आपको, वेलकम टू माय होम पेज। अच्छा देखो ये जो ब्राउजर है इसकी ब्लैक स्क्रीन आपको इसलिए नजर आ रही है क्योंकि मैंने यहाँ पे अपने ब्राउजर के अंदर डार्क थीम को इनेबल किया है, क्योंकि भैया मैं चश्मिश हूँ, ठीक है, वाइट स्क्रीन मुझे बहुत ज़्यादा चुभती है, तो इसलिए मैं डार्क जो थीम है वो प्रीफर करता हूँ। एक्सटेंशन अगर देखना चाह रहे हो मैं एक्सटेंशन दिखा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, ये एक्सटेंशन का आइकन है, ये डार्क रीडर आपको नजर आ रहा है, इसको ओपन करो। देखो अभी ये ऑन हुई हुई है, आपको नजर आ रहा होगा, अगर आप ऑफ करोगे तो ये वाइट हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको चूंकि ऑन रखता हूँ तो मैं इसको यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ। आप भी अगर इसको इंस्टॉल करना चाहो क्रोम ब्राउजर में तो आप कर सकते हो, ठीक हो गया। फिर आगे आ जाओ। अच्छा आप देखो अभी तो मैंने यहाँ पे H2 एक यहाँ पे H2 का टैग जो कि हेडिंग के लिए होता है वो मैंने यहाँ पे लिखा ना। अब मैं यहाँ पे एक एंकर बनाता हूँ, मतलब एक हाइपरलिंक बनाता हूँ, जिसके लिए आपको पता है एक हमारे पास टैग यूज होता है ए का। हम इसको स्टैंड अलोन मतलब सिंगल टैग भी यूज कर सकते हैं, पेयर में भी यूज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ गो टू अबाउट पेज, ठीक है, ये मैंने टेक्स्ट लिखा और इसके अंदर आपको पता है href आता है, और href के अंदर मैं एक राउट डिफाइन कर लेता हूं और उस राउट को मैं कह देता हूं /about, ठीक हो गया। मतलब मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं कौन से राउट पे चला जाऊंगा, इस राउट पे चला जाऊंगा, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आते हैं, रिफ्रेश करता हूं, तो ये देखो ये आपको नजर आ रहा है गो टू अबाउट पेज। लेकिन अगर मैं अभी क्लिक करूंगा तो हमें कोई भी रिजल्ट नजर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो अभी तक हमने इसका राउट डिक्लेयर नहीं किया, ठीक है। तो बैक चलते हैं और चलते हैं अपने VS कोड में। तो अब देखो यही वाला राउट मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, ठीक है, नीचे आता हूँ, इसको नीचे पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे देखो अब मैं इसका URL कह देता हूँ /about, ठीक है। मतलब इस लिंक पे क्लिक करेंगे हम, जो मैंने यहाँ पे बनाया ना, ये वाला जो लिंक है इस पे क्लिक करेंगे तो हम इस राउट के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैं ये वाला लिंक यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे कह देता हूँ वेलकम टू अबाउट पेज। वेलकम टू माई अबाउट पेज मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको सेव करते हैं और ब्राउजर पे आते हैं, ठीक है। देखो यही वाला पेज है ना, इसको मैं एक दफा रिफ्रेश करता हूँ, और अब देखो अब ये वाला जो लिंक है गो टू अबाउट पेज, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं। तो ये देखो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो URL में देखो /about आ गया, और वो हमें कहां पे नेविगेट करके ले गया, हमारे अबाउट पेज के ऊपर। तो भाई देखो अबाउट पेज के अंदर भी मैं एक लिंक बनाता हूं, यहाँ पे देखो, ठीक है, अबाउट पेज के ऊपर भी मैं लिंक बनाता हूं इस तरह से, और अब इसको वापस मैं ले जाता हूं कहां पे, अपने होम पेज के ऊपर, ठीक है। आप यहाँ पे अगर / देना चाहो या नहीं देना चाहो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पे मैं इसको लिंक को टेक्स्ट पास कर देता हूं गो टू होम पेज, ठीक हो गया, ताकि हम जब होम पे आएंगे तो वहां पे भी हमें एक लिंक मिलेगा, और अबाउट पे आएंगे तो वहां पे भी हमें एक लिंक मिलेगा, ठीक है। तो इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखो गो टू होम पेज के नाम से एक लिंक आ गया। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं
तो देखो जैसे ही मैंने क्लिक किया, अब मैं कहां पे आ गया, यहाँ पे देखो वेलकम टू माय होम पेज, और जहां पे अबाउट पेज का वो जो लिंक था वो नजर आ रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर इसके अंदर एक और चीज करते हैं। देखो ये वाला जो H2 का टैग है ना, इसके बाद अब मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करने के लिए हम सबको पता है हम कौन सा टैग यूज करते हैं, इनपुट का टैग यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, ये भी स्टैंड अलोन टैग होता है, मतलब सिंगल टैग है, और इसके अंदर टाइप टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, तो यहाँ पे मैं इसको टाइप का दे दूंगा टेक्स्ट, और इसको मैं एक प्लेस होल्डर भी यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, प्लेस होल्डर मतलब जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एक टेक्स्ट आ रहा होता है ना, जिसके अंदर हम जैसे ही राइट करना शुरू करते हैं तो वो टेक्स्ट गायब हो जाता है। तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ एंटर योर नेम। तो सेव करते हैं, ब्राउजर में इसका आउटपुट भी देख लेते हैं। ठीक है, इसको रिफ्रेश करता हूँ और देखो ये अबाउट वाला लिंक नजर आ रहा है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आप रिजल्ट देखना। तो ये देखो ये आपको नजर आ रहा है, एक टेक्स्ट बॉक्स है और उसके अंदर प्लेस होल्डर क्या आपको शो हो रहा है, एंटर योर नेम। जैसे ही मैं इसके अंदर नेम टाइप करूंगा, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे पास वो जो प्लेस होल्डर होता है वो गायब हो जाएगा। ठीक हो गया, समझ में आया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, HTML वगैरह इस तरह से आप लिख सकते हो। अच्छा, इसमें एक और आपको मजे की चीज बताता हूं भाई। यहाँ पे देखो ये मैंने टेक्स्ट बॉक्स बनाया ना, ठीक है, ये वाला टेक्स्ट बॉक्स बनाया। अब मैं चाह रहा हूं कि यहाँ पे देखो, मैं अभी होम पेज के ऊपर हूं ना, अब मैं चाह रहा हूं कि भाई फॉर एग्जाम्पल यहां से जब मैं अबाउट पेज पे जाऊंगा, ठीक है, देखो यहां से जब मैं अबाउट पेज पे जाऊंगा तो मैं कह रहा हूं कि मुझे यहाँ पे एक नेम सेंड करना है, और नेम क्या है, आदिल। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था ना कि जब भी हम किसी राउट के ऊपर जाते हैं तो वहां पे हम कुछ डेटा भी ट्रांसफर कर सकते हैं, डेटा भी पास कर सकते हैं। तो अब मैं चाह रहा हूं कि ये जो डेटा मैं अबाउट वाले रूट के ऊपर पास कर रहा हूं ना, तो ये जो नेम है जिसके अंदर आदिल है, ये मुझे कहां पे शो हो, ये मुझे शो हो इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। मतलब मैं URL से वो जो डेटा आ रहा है उसको मैं गेट करूं और अपने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डिस्प्ले करवा दूं। तो ये वाला काम किस तरह से होगा, यहां पे देखो, देखो मैंने क्या बताया था, जब भी आप URL हिट करते हो और उसका जो भी डेटा होता है वो इस रिक्वेस्ट के पैरामीटर के अंदर आके स्टोर होता है। ठीक हो गया। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूं, देखो ये जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है इसके अंदर एक एट्रीब्यूट यूज होता है जिसका नाम है वैल्यू। मतलब वैल्यू के अंदर आप जो भी लिखते हो ना, ठीक है, वो आपको आपके टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डिस्प्ले होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सिंटेक्स मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, डॉलर और उसके साथ यहाँ पे देखो कर्ली ब्रैकेट, और इसके अंदर देखो ये जो हमारा रिक्वेस्ट वाला पैरामीटर है ना REQ, मैं इसको यूज कर रहा हूँ REQ, और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जिसका क्या नाम है क्वेरी। और इसके अंदर वो जो मैंने URL के अंदर जो एक की वैल्यू पेयर बनाया था ना, उसकी की का नाम क्या रखा था, नेम, और नेम के अंदर मैंने क्या स्टोर करवाया था, अपना नाम आदिल। तो उसी नेम को मैं यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से इस सिंटैक्स को मैं एक्सेस कर रहा हूँ वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर। तो इससे क्या होगा कि जो भी डेटा मैं यहाँ पे पास करूंगा ना, देखो देखो पीछे चलते हैं, और यहां से अब मैं अबाउट के ऊपर जाता हूं, देखो /about, और उसके साथ यहां पे देखो क्वेश्चन मार्क लगा के, मतलब क्यूरी स्ट्रिंग, और फिर देखो नेम इज इक्वल टू आदिल। और इसी नेम को मैं कहां पे एक्सेस कर रहा हूं, इसी नेम को मैं अपने इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एज अ वैल्यू में यहाँ पे रिटर्न करवा रहा हूं, डिस्प्ले करवा रहा हूं। ठीक है, तो अब देखना, मैं यहाँ पे आके इसको एंटर करता हूं, तो ये देखो ये हमें कहां पे ले गया, अबाउट पेज पे ले गया, और ये देखो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपको क्या शो हो रहा है, आदिल। आदिल मतलब जो मैंने यहाँ पे नेम के अंदर डाला था। ठीक है, अगर आप कुछ और डालते हो, जिस तरह यहाँ पे देखो, अगर आप कुछ और डालना चाह रहे हो, नेम के बजाय मैं यहाँ पे आदिल के बजाय यहाँ पे कह देता हूँ कुमार, तो जैसे आप एंटर करोगे अब टेक्स्ट बॉक्स में आपको यहाँ पे क्या नजर आएगा, कुमार। ठीक हो गया। तो इस तरह से आप डेटा गेट करके अपने किसी भी HTML के अंदर इस तरह से रिट्रीव कर सकते हो। ठीक हो गया, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अच्छा, अब देखो, अब मैं एक और चीज आपको यहाँ पे बताता हूं जो कि अक्सर हमारी Express.js की एप्लीकेशन के अंदर इंप्लीमेंट किया जाता है, और वो क्या है कि यहाँ पे देखो ये जो भी डेटा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, request.query.name, इसके अंदर जो भी डेटा आता है हम इसको वैलिडेट भी कर सकते हैं, मतलब हम इसको चेक भी करवा सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई इफ की लॉजिक लगानी है कि भाई अगर इसके अंदर डेटा है तो ये वाला काम हो जाए, अगर इसके अंदर डेटा नहीं है तो ये वाला काम हो जाए। तो ये वाला काम हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पे देखो, देखो ये वाला जो कोड है ना पूरा response.send, इसको मैं यहां से कमेंट आउट करता हूं, और यही वाला जो हमारे पास कॉल बैक फंक्शन है, इसके अंदर मैं क्या करता हूं, एक वेरिएबल बनाता हूं const, और इसका नाम मैं यहाँ पे रखता हूं वेरिएबल का नेम। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे देखो मैं ये वाला कोड लिखता हूं। ठीक है, ये वाला कोड यहां से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं। मतलब देखो मैं कह रहा हूं कि भाई रिक्वेस्ट के अंदर, क्यूरी के अंदर जो भी नेम आ रहा है उसको आप नेम के इस वेरिएबल के अंदर डाल दो, और अब यहाँ पे देखो मैं एक कंडीशन लगाता हूं। ठीक है, कंडीशन बहुत सिंपल सी है। देखो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूं कि भाई अगर हमारे पास ये जो नेम वाला वेरिएबल है, अगर इसके अंदर डेटा नहीं है, ये मैंने जो एक्सक्लेमेशन मार्क है हमारी प्रोग्रामिंग में, इसका क्या मतलब होता है, नॉट, मतलब अगर नेम के अंदर कोई डेटा नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो मैं ये वाली जो लाइन है, ये वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और ये जो वैल्यू है ना इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, मतलब अब कॉन्सेप्ट समझना,
मैं कह रहा हूं कि भाई अगर नेम के अंदर कोई भी डेटा नहीं है तो यहां पे आप एक एम्प्टी टेक्स्ट बॉक्स यहां पे डिस्प्ले करवा दो। लेकिन भाई देखो टेक्स्ट बॉक्स आपने इस तरह से नहीं लिखना, हमें यहां पे ये जो रिस्पॉन्स है ना इसका पैरामीटर लाजमी यूज करना है, और मतलब हमें ये जो सेंड का मेथड है ना इसके अंदर काम करना है। इसके अंदर मैं बैकटिक्स ओपन करता हूं और इसके अंदर अब मैं ये जो इनपुट का टैग था वो मैं यहां पे इस तरह से पास करूंगा। मतलब अगर नेम के अंदर डेटा नहीं है तो रिस्पॉन्स में एक एम्प्टी टेक्स्ट बॉक्स भेज दो, लेकिन अगर नेम के अंदर कोई डेटा है तो इस केस में हमारे पास एल्स का पार्ट चलेगा, एल्स का पार्ट चलेगा, और एल्स के पार्ट में ये वाली जो पूरी लाइन है इसको मैं यहां से कॉपी करता हूं और यहां मैं इसको पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, मतलब अगर डेटा नहीं है तो एम्प्टी टेक्स्ट बॉक्स दिखाओ, लेकिन अगर डेटा है तो आप क्या करो, तो उसको आप जो भी वैल्यू है उसके साथ दिखाओ, और इसको भी हमें इस तरह से लिखना है। ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड के अंदर। ठीक है, ये नहीं भूलना वरना आपको आपका रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, इस तरह से मैं यहाँ पे पास कर देता हूं। ठीक हो गया, तो इस तरह से ना आप लॉजिक भी लगा सकते हो इफ एल्स को यूज करके। ठीक है, तो अब सेव करते हैं, मैं ब्राउजर पे आता हूं, पीछे चलते हैं हम यहाँ पे अपने होम पेज पे, इसको एक दफा रिफ्रेश करता हूं। तो भाई देखो अभी मैं अबाउट पेज पे जा रहा हूं विदाउट डेटा। ठीक है, देखो मैं डायरेक्ट इस लिंक पे क्लिक करता हूं तो ये देखो अभी हमें सिर्फ एम्प्टी टेक्स्ट बॉक्स शो हो रहा है। इसका मतलब यहां पे अभी हमारे पास ये इफ वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसके अंदर अब डेटा डाल देता हूं, ठीक है, मतलब इस नेम वेरिएबल के अंदर अगर यहां पे डेटा आ जाता है तब देखना। बैक चलते हैं और यहां पे डायरेक्ट मैं यूआरएल पास करता हूं /about। ठीक है, और इस तरह से नेम इज इक्वल टू आदिल। ठीक है, तो अब देखो अब जैसे एंटर करूंगा तो ये देखो तो एल्स का पार्ट चलेगा और इसके अंदर अब हमें डेटा क्या शो हो रहा है, आदिल। ठीक हो गया, तो इस तरह से भी आप यहां पे काम कर सकते हो। और भाई देखो अभी तो मैंने ये जो रिक्वेस्ट क्यूरी है डॉट नेम, ठीक है, ये वाला कोड यहाँ पे पास किया ना, आप चाहो तो ये वाला वेरिएबल भी यहाँ पे पास कर सकते हो ताकि हमारा कोड क्या हो जाए, शॉर्ट हो जाए। ठीक है, तो मैं इसको हटाता हूं, मैं डायरेक्ट यहाँ पे ये नेम पास कर रहा हूं। अब ये नेम क्या है, ये नेम ये वाला वेरिएबल है जो मैंने कॉन्स्ट के साथ यहाँ पे बनाया था। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे आते हैं, पीछे चलते हैं, एक दफा इसको रिफ्रेश करते हैं दोबारा /about के साथ। ठीक है, /about के साथ यहाँ पे मैं अब वैल्यू देता हूं फॉर एग्जांपल प्रेम। ठीक है, इस यूआरएल को अब हिट करते हैं, एंटर करते हैं, तो ये देखो अब यहाँ पे डेटा हमें क्या शो हो रहा है, प्रेम। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, जो भी HTML है वो रेंडर करवा सकते हो और लॉजिक्स भी यहाँ पे इस तरह से आप लगा सकते हो। अब लास्ट में हमारा रह गया कि किस तरह से हम जेसन डेटा किस तरह से हम रेंडर करवा सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गौर से समझना। ठीक है, यहाँ पे देखो अब ये वाला जो कोड है ना सारा, ठीक है, इफ एल्स, ठीक है, इसको मैं यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है, ये सारा कोड मैं यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ और अब इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या बना लेता हूँ, दोबारा वो रिस्पॉन्स डॉट सेंड बना लेता हूँ। सही है, और इसके अंदर मुझे यहाँ पे अब जेसन एक ऑब्जेक्ट, जेसन का जो ऑब्जेक्ट होता है वो यहाँ पे मुझे रिस्पॉन्स में सेंड करना है। तो वो काम कैसे करूंगा, यहाँ पे देखो, तो भाई देखो जेसन ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए ये जो सेंड का ये जो पैरेंथेसिस है ना, इसके अंदर मैं कर्ली ब्रैकेट ऑन करूंगा। ठीक है, याद रखना जब भी आपको एक सिंगल जेसन का ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाना है, सेंड करवाना है एज अ रिस्पॉन्स, तो आप यहाँ पे सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट लगाओगे और उसके बाद जो भी आपको डेटा देना है वो की वैल्यू पेयर में आप पास करोगे। जिस तरह यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ नेम, नेम के बाद यहाँ पे देखो मैं अपना नाम पास कर देता हूँ आदिल, मतलब नेम की हो गया, आदिल हमारे पास वैल्यू हो गया, उसके बाद कॉमा लगाता हूँ, एज यहाँ पे मैं कर देता हूँ अपनी, ठीक है, जो मेरी असली वाली एज है 31, ये पास कर दिया, और यहाँ पे मैं हाइट दे देता हूँ। ठीक है, अपनी हाइट, और हाइट है मेरी 5.11। ठीक है, तो ये मैंने एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया, देख रहे हो, और ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये बेसिकली एक जेसन ऑब्जेक्ट है, जेसन डेटा है। ठीक है, तो अब इसको सेव करते हैं और अब इस यूआरएल को हिट करेंगे तो हमें ये जेसन का डेटा रिस्पॉन्स में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, पीछे चलते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं एक दफा, और अब देखो ये जो लिंक है इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं, तो ये देखो जैसे ही मैंने लिंक पे क्लिक किया तो ये देखो ये आपको एक जेसन डेटा मिल रहा है जो कि बेसिकली है एक जेसन ऑब्जेक्ट। और देखो अगर इसको थोड़ा खूबसूरत देखना चाह रहे हो तो यहाँ पे देखो आपको एक चेकबॉक्स नजर आ रहा होगा क्रोम में टॉप पे, प्रिटी प्रिंट, तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये देखो, तो ये हमारा जेसन डेटा थोड़ा सा ब्यूटीफाई करके आपको यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, एक तो इस तरह से डेटा पास होता है हमारे पास जेसन के अंदर। एक और तरीका है दूसरा, यहाँ पे देखो भाई, देखो अभी मैंने यहाँ पे ये सिंगल ऑब्जेक्ट पास किया ना, हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी पास कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर जब भी हमें डेटाबेस से डेटा मिलता है ना, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई ऐसा यूआरएल हिट कर रहा हूं जो कि मुझे 1000 एम्प्लॉइज का डेटा रिटर्न करता है, और रिटर्न कैसे करता है, जेसन फॉर्मेट में रिटर्न करता है, तो वो बेसिकली होता है जेसन का एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स किस तरह से पास करेंगे, यहाँ पे देखो मैं ये वाली लाइन यहां से कट करता हूं और ये जो कर्ली ब्रैकेट्स है इनको मैं यहां से हटाता हूं। ठीक है, क्योंकि अब मुझे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाना है, तो एरे के लिए हम सिंबल यहाँ पे यूज करते हैं ये स्क्वायर ब्रैकेट।
ठीक है, एंटर करता हूं यहां पे। और अब यहां पे देखो मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा, और ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने आपको बताया हम क्या यूज करते हैं, कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, तो इस तरह से यहां पे देखो मैं वही लाइन पास कर देता हूं। ठीक है, तो ये देखो ये एक मेरा ऑब्जेक्ट आ गया, मैं इसी को कॉपी करता हूं, 2 दफा और पेस्ट कर देता हूं यहां पे। ठीक है, यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, कुमार। ठीक है, एज में यहाँ पे कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 25, हाइट हम यहाँ पे कर देते हैं 5'10". ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, प्रेम। ठीक है, प्रेम की हम एज कर देते हैं 27, और इसकी हाइट हम क्या देते हैं 6.2। ठीक है, और जो लास्ट में जो कॉमा आपको नजर आ रहा है, ठीक है, लास्ट ऑब्जेक्ट के बाद, अगर आप चाहो तो इसको हटा दो। ठीक है, तो अब इसको सेव करते हैं और अब अपने यूआरएल को यहाँ पे हिट करते हैं। ठीक है, बैक चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, अबाउट पेज पे जाते हैं, तो ये देखो अब ये आपके पास एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसको भी हम यहाँ पे प्रिटी प्रिंट करवाते हैं, इस चेकबॉक्स पे चेक लगाते हैं, तो ये देखो देख रहे हो ये एक एरे है, और एरे के अंदर ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। किसके ऑब्जेक्ट्स हैं, जेसन के ऑब्जेक्ट्स। तो तभी ये पूरा क्या कहलाएगा, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो जब भी हम डेटाबेस से डेटा गेट करते हैं ना, ठीक है, और सर्वर हमें जेसन में डेटा रिस्पॉन्स में देता है, तो कुछ इस तरह से हमें वो डेटा रिसीव होता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं अपने यहाँ पे एक्सप्रेस जेएस के अंदर, किस तरह से हम HTML को रेंडर करवाते हैं और किस तरह से जेसन को रेंडर करवाते हैं, वो मैंने आपको आज के इस लेक्चर के अंदर समझाया। ठीक है, और इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी आपको यहाँ पे बताई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया है वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस अभी इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो अगर इस लेक्चर के वाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।